हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। चलो फ्रेंड्स, हम आज ही क्लास की बात करें तो आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी अपने शासनकाल में जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लासों में जो भी अलाउद्दीन खिलजी के अटैक थे अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग स्थानों पर, वो मैंने पढ़ा दिया है। आज ही क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों के बारे में और इनके जो शासनकाल में मुख्य व्यक्ति हुए खिलजी वंश के अंतिम शासक के बारे में भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि निर्माण कार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्या? अलाई दरवाजा, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ है ये? दिल्ली में। देखो, अलाई दरवाजे की यदि ये बात करेगी कब किया गया इसका निर्माण, तो लगभग 1311 से 12 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया जाता है AK के द्वारा। अब देखो, अलाई दरवाजा नाम में एक चीज छिपी हुई है कि ये किसी न किसी मस्जिद या मीनार का क्या है, प्रवेश द्वार। तो हम वही आज डिस्कस करेंगे कि जो अलाई दरवाजा है बनाया क्यों गया, किसके आगे बनवाया गया, किसका प्रवेश द्वार है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसकी देन है, किसने बनवाया, तो AK ने। किसने बनवाया? AK ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो, इसके आगे बात करूंगा कि जो अलाई दरवाजा है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, क्या? उल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार, क्या? कुतुब मीनार। देखो, अलाई दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार का क्या है, प्रवेश द्वार। आपको कई बार ये देखने को मिलेगा और कई बार ये देखने को मिलेगा, दोनों में से आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो एक साथ आ जाए तो आपको क्या है, इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। चलो, यदि मैं इन दोनों की लोकेशन की बात करूं तो वही दिल्ली मेहरौली का, दिल्ली मेहरौली में ये बनाया गया। देखो, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार क्यों बनाया गया, क्या खास है इसके बारे में, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में ये बताया होगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि मुस्लिम, क्या? मुस्लिम पद्धति पर बनाई गई पहली मस्जिद मानी जाती है। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसीलिए इसको प्रवेश द्वार बनाया गया। इसका कुतुब मीनार के बारे में बात करूं तो मैंने बताया होगा कुतुब मीनार विश्व में ईंटों से बनी सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है, इसीलिए कुतुब मीनार भी काफी फेमस है। यदि मैं इनके जो बनाए गए शासकों की बात करूं तो दोनों को एक ही शासक ने बनवाया था। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो, ये इसका पूर्ण निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ने केवल निर्माण कार्य शुरू किया था, उसने कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से निर्माण नहीं करवाया था। इसी के आगे इसी के दामाद या गुलाम बोलो, वो था इल्तुतमिश, उसने निर्माण कार्य पूर्ण करवाया किसका? कुतुब मीनार का। देखो, मैंने आपको दो फैक्ट बताए, इसके आगे आप क्या ध्यान रख सकते हो, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, इसे किसे, अलाई दरवाजे को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न बोला जाता है। क्या? मुस्लिम वास्तुकला का रत्न बोला जाता है। किसे? अलाई दरवाजे को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ये जो मुस्लिम वास्तुकला का रत्न बोला गया अलाई दरवाजे को, ये क्यों बोला गया? तो ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है कि इस अलाई दरवाजे में क्या, अलाई दरवाजे में एक साथ दो पत्थरों का प्रयोग किया गया, दो किस्म की पत्थरों का प्रयोग किया गया। एक तो है बलुआ पत्थर, कौन सा? बलुआ, व संगमरमर। क्या? संगमरमर। दो प्रकार के पत्थरों का प्रयोग एक साथ किया गया, इसीलिए काफी सुंदर दिखाई देने वाले अलाई दरवाजा को मुस्लिम वास्तुकला का रत्न बोला जाता है। देखो इसके आगे और आप क्या ध्यान रख सकते हो, देखो यदि मैं और इसके बारे में डिस्कस करूं तो आप ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुए मार्शल, कौन? मार्शल हुए, जिन्होंने इस अलाई दरवाजे को मुस्लिम वास्तुकला का या मुस्लिम वास्तुकला के खजाने का सुंदर नग का, किसे? खजाने का सुंदर नग किसने कहा? अलाई दरवाजे को मुस्लिम वास्तुकला के खजाने का सुंदर नग किसने कहा? तो वो कहा मार्शल ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देखो आगे मैं इसके बारे में और डिस्कस करूं तो ध्यान देना, इस अलाई दरवाजे में क्या, इस अलाई दरवाजे में सबसे पहले काफी सुंदर तरीके से दिखने वाले तिकोने पत्थरों का, क्या? तिकोने पत्थरों का प्रयोग किया गया। किसमें? इस अलाई दरवाजे में सबसे पहले तिकोने पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसी के साथ और देखो, इस अलाई दरवाजे में सबसे पहले घोड़े, क्या? घोड़े की नाल के मेहराब का प्रयोग किया गया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया? इस अलाई दरवाजे में घोड़े की नाल के मेहराब का प्रयोग किया गया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके साथ और आप क्या ध्यान रख सकते हो इस अलाई दरवाजे के बारे में, तो ध्यान रखना इस अलाई दरवाजे के बारे में, इसको क्या, इसका जो गुंबद है, क्या? गुंबद, मैं इसके गुंबद की बात कर रहा हूं। गुंबद, ये गुंबद मुस्लिम पद्धति में, ध्यान रखना मुस्लिम पद्धति में सबसे पहले, यदि वैज्ञानिक पद्धति से बनाए गए गुंबद की बात करूं, क्या? वैज्ञानिक पद्धति में बनाया गया पहला गुंबद कौन सा है? तो वो है अलाई दरवाजा। ये अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके बारे में मैंने लगभग आपको 7 से 8 जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब देखो और इसने क्या बनवाया और उनमें क्या खास होने वाला है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसने एक क्या, दिल्ली में अलाई दरवाजा कहाँ बनवाया? दिल्ली में। अब देखो दिल्ली में लगभग इसके निर्माण कार्य जो हुए वो दिल्ली में हुए। देखो दिल्ली में इसने एक श्री दुर्ग, क्या? श्री दुर्ग या श्री फोर्ट आप इसे बोल सकते हो, क्या? श्री फोर्ट। लोकेशन वही रहेगी, क्या? दिल्ली। यह श्री दुर्ग या श्री फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। तो क्या खास है, क्यों इसको बनाया गया है, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के द्वारा बार बार अटैक किए जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से श्री दुर्ग या श्री फोर्ट का निर्माण किया गया।
किस कारण से? मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हेतु बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो भी मंगोलों की तरफ से आक्रमण करेगा वो पहले कहाँ आएगा? श्री दुर्ग को पार करेगा। यहाँ पर सेना रखी जाती थी, नॉर्मल सेना, उससे लड़ेगा, फिर वो अंदर प्रवेश करेगा। इसीलिए काफी मजबूत माना जाता है श्री दुर्ग, जो कि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हेतु बनाया गया। अब देखो, इस मंगोल आक्रमणों के बारे में थोड़ा सा और आपको डिस्कस करूँ आपसे, तो ध्यान रखना, यदि मंगोल आक्रमणों की बात सबसे पहले, क्या मंगोलों में सबसे पहले आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया होगा कि 1221 ईस्वी में। कब? 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश थे गुलाम वंश के शासक। इसके शासन काल में मंगोलों की तरफ से चंगेज खां, कौन? चंगेज खां के नेतृत्व में पहला मंगोल आक्रमण किया गया भारत पर। ये आप ध्यान रखोगे। जबकि बात करूं कब चंगेज खां के नेतृत्व में किया गया पहला मुस्लिम आक्रमण, ध्यान दो। मैं दूसरी क्या मुख्य बात बताना चाह रहा हूं वो ध्यान रखना। मंगोलों की तरफ से दिल्ली में शासन कर रहे सभी मुस्लिम शासकों के शासनकाल की बात करूं तो मंगोलों ने सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक 6 बार आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो ध्यान रखना, एक के किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक 6 बार आक्रमण किए। ये चीज आप बिल्कुल मत भूलना, ये सर्वाधिक माने जाते हैं एक के शासन काल में। चलो, इन्हीं की जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया वो श्री दुर्ग बनाया गया। अब आगे देखो, क्या और निर्माण करवाए इसने, और निर्माण करवाए तो क्या उनके बारे में मुख्य फैक्ट हो सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आगे मैं बात करूं तो इसने क्या किया? दिल्ली में एक तालाब का निर्माण करवाया। क्या? एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम है हौज ए खास तालाब। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है? दिल्ली में। ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और क्या है? इसने देखो अलाई मीनार भी बनवाई। कहाँ बनवाई? मैंने बता दिया, वही दिल्ली। लगभग सभी काम कहाँ किए गए? दिल्ली में। इससे पहले अलाई दरवाजा पढ़ाया था, यह अलाई मीनार है, ध्यान रखोगे। देखो, इनके अलावा क्या हो सकता है? इनके अलावा है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही, क्या? दिल्ली में एक और निर्माण करवाया जिसका नाम है हजार सितूर भवन। हजार सितून भवन बनवाया, वो भी दिल्ली में ही बनवाया था। ये क्या है? हजार सितून भवन। ध्यान रखना, 1000 स्तंभों से बना हुआ भवन, इसीलिए इसे हजार सितून भवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने आपसे डिस्कस किया अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों के बारे में, जो लगभग यह इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैंने आपको बता दिया, इनको आप याद रखना, स्थान सहित याद रखना। देखो, अब मैं जो बात करने वाला हूं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मुख्य व्यक्ति हुए, क्या? मुख्य व्यक्ति हुए जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं इसी क्लास में। तो ध्यान दो, सबसे पहले मुख्य व्यक्तियों में मैं सेनापतियों की बात करूंगा। किन की? सेनापतियों की। सेनापतियों की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। देखो, मुख्य व्यक्ति पढ़ा रहा हूं, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर मत किया करो। देखो, सबसे पहले बात करूंगा मैं नुसरत खां के बारे में।
कौन है? नुसरत का। दूसरे जो है मुख्य वो है उलुग खां, ये इसके मुख्य सेनापति है। ध्यान रखना, मैं इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। नुसरत खां मैंने बता दिया सेनापति है। क्या इसका काम रहा तो वो सुन लो, इन दोनों का साथ साथ में सुन लो आप। नुसरत खां देखो ये गुजरात अभियान में भी आया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना थी उनका नेतृत्व किया इन दोनों ने। आगे देखो जब 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ उसमें भी इन दोनों ने ही नेतृत्व किया था। वो देखो वहां पर क्या हुआ भैया, गुजरात अभियान इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन जो रणथंभौर अभियान हुआ उसमें क्या, रणथंभौर अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या देखो नुसरत खां जो इसी का मुख्य सेनापति था, जो रणथंभौर अभियान में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब बात करूं 1301 ईस्वी में रणथंभौर जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान दो, अब इसका क्या काम है, ये भी मुख्य सेनापति था, नेतृत्व कर रहा था। देखो इसको जीतने के बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर क्या, वही रणथंभौर का प्रशासन सौंपा गया। क्या प्रशासन सौंपा गया किसे, मैं बात कर रहा हूं उलुग खां की। नुसरत का इस अभियान में मारा गया था, लेकिन उलुग खां रणथंभौर का प्रशासन इसको सौंपा गया। ये आप ध्यान रखना, वही 1301 ईस्वी में यहां पर अटैक हुआ था। देखो तीसरे एक मुख्य व्यक्ति की बात करूं तो मैं जफर खान की बात करूंगा। किसकी, जफर खान की। देखो ये कौन था भैया, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सेनापतियों की बात चल रही है, ये भी एक सेनापति था। क्या इसके बारे में मुख्य फैक्ट है, देखो ये मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। ये आप ध्यान रखोगे, कई बार पूछा जाता है मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो जफर खान मारा गया था। ये आप याद रखोगे। देखो चौथा कौन हो सकता है, अल्प खां। कौन है, अल्प खां। ये भी आप याद रखोगे, इसके बारे में कोई खास है नहीं, लेकिन अल्प खां भी एक मुख्य सेनापति था इसका, वो याद रखोगे। मैंने सेनापतियों में 4 की बात कर ली, एक मुख्य सेनापति और बचा है मलिक काफूर। भैया ये भी बहुत खतरनाक व्यक्ति था, इसके बारे में डिस्कस मैंने आपसे पिछली क्लासों में भी किया होगा। देखो मैं इसमें भी थोड़ा बहुत इसका जो मुख्य बातें हैं इसकी वो बताना चाहता हूं। देखो कौन, 5वां व्यक्ति कौन आया, मलिक काफूर। ये कौन है सर, आप ये बता दो। भैया मैं बता दूं, मलिक काफूर एक हिजड़ा था, जो कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर गया था उस समय उलुग खान, नुसरत खां, 2 इसके सेनापति थे। वो गुलामों के मार्केट से वहां से आते समय किसको खरीद लाते हैं, मलिक काफूर को। ध्यान दो, ये एक हिजड़ा है, देखो किन्नर है। अब देखो इसको क्या किया उलुग खां और नुसरत खां ने, देखो 1000 दिनार में खरीदा। क्या, 1000 दिनार में खरीदा। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप बिल्कुल भी मत भूल जाना। देखो 1000 दिनारी के नाम से भारतीय इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखोगे मलिक काफूर। अब देखो और क्या खास है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, एके ने इसको, किसको, मलिक काफूर को दक्षिणी
अभियानों का नेतृत्व सौंपा। किसको रे? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने सभी दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसको सौंपा? मलिक काफूर को। देखो, इसके सेनापतियों की बात हो चुकी है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, कितने हाई लेवल का एग्जाम उठा लो, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, अब क्या खास हो सकता है, आगे कौन से दो और लोग बचे हुए हैं, इनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। 7 व्यक्ति थे जो मुख्य थे, 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया। छठा व्यक्ति, देखो 6 और 7 2 व्यक्ति बचे, वो कौन थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि हुआ करते थे। कौन? कवि। एक की बात करूं तो वो है अमीर खुसरो। इसके बारे में आपने सुना होगा, अमीर खुसरो। ये भी बड़ा कमाल का व्यक्ति है, ये अमीर खुसरो। लगभग सभी अभियानों में साथ जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के। देखो, क्या इसके बारे में खास है? सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि भैया, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन था, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। और क्या खास है वो बताओ? ध्यान रखना, ये अमीर खुसरो बलबन से लेकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि 1320 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है, वहां तक ये दिल्ली पर 8 सुल्तानों का शासनकाल देखता है। ये भी आप बिल्कुल मत भूलना। देखो, और क्या खास हो सकता है? तो भैया मैं यही बताऊंगा कि इस अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा। देखो, अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहता है कौन? अमीर खुसरो। देखो, और क्या हो सकता है? सर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस क्लास में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो बेहतर कंटेंट है। चाहे आप हाई लेवल के एग्जाम्स में उठाकर देख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखो, अब इसके बारे में क्या खास है? इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या? खजाइन उल फुतूह है। इसमें क्या है ये तो बता दो जरा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसमें भैया चित्तौड़ व रणथंबोर अभियान, चित्तौड़ व रणथंबोर अभियानों का वर्णन मिलता है। तो वो किसमें मिलता है? इस अमीर खुसरो की एक रचना थी खजाइन उल फुतूह है, जिसमें चित्तौड़ व रणथंबोर अभियानों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। देखो, और क्या खास है? एक चीज और देख लो, ये खास है, इसने भैया कव्वाली, क्या? कव्वाली, सितार, तबला, इन तीनों का आविष्कार किया। ध्यान रखना, कव्वाली, सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन रह चुका अमीर खुसरो ने किया था। वैसे ये 8 सुल्तानों के शासनकाल में रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इसी के शासनकाल में इसकी भूमिका थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन माना जाता है इस अमीर खुसरो को। देखो, एक और कवि थे इसी के शासनकाल में जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जयाउद्दीन बरनी। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लोगे। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। देखो, क्या नाम है? जयाउद्दीन बरनी।
ये इसी का समकालीन माना जाता है। लेकिन देखो किसका समकालीन, AK का समकालीन कह सकते हो। ये भी लगभग ऐसा बोला जाता है दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देकर गया था। ये जलालुद्दीन बरनी, देखो इसके बारे में क्या खास हो सकता है वो देखो भैया। जलालुद्दीन बरनी ने एक पुस्तक की रचना की थी, तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही। इस पुस्तक की रचना की थी किसने? जलालुद्दीन बरनी ने। देखो क्या खास है इस पुस्तक में, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केटिंग सिस्टम है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तारीख ए फिरोजशाही से। क्या बात की मैंने? बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तारीख ए फिरोजशाही में। किसकी बाजार व्यवस्था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। देखो मैंने जो भी अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में काफी डीपली डिस्कस किया है। अब हम इस जो खिलजी वंश है इसके अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके लगभग अंतिम शासकों के बारे में, क्योंकि इसका जो रूलिंग पीरियड है वो 1320 ईस्वी है। बात करेंगे 1320 ईस्वी है, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहाँ का शासक बनता है नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये कब शासक बनता है? ध्यान दो 1316 ईस्वी में और इसका शासनकाल 1320 ईस्वी तक चलता है। कौन था ये व्यक्ति? नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ध्यान दो ये किसका पुत्र था? तो देखो ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। कौन रे? मुबारक शाह खिलजी। देखो क्या इसके बारे में मुख्य फैक्ट हो सकते हैं? वैसे इसका शासनकाल 4 वर्ष का था लगभग, कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी एक आध दो बातें हैं इनके शासनकाल के बारे में। ध्यान दो ये भैया अपने आप को खलीफा घोषित कर लेता है। क्या? खलीफा। देखो ये खलीफा, मैं दिल्ली सल्तनत में जो शासन कर रहे शासकों में पहली बार पढ़ा रहा हूं जिस शासक ने खलीफा अपने आप को घोषित किया था। इससे पहले जो शासक थे उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलवाया था, लेकिन ये वहां से ऐसा हुआ जिसने अपने आप को क्या कहलवा लिया? खलीफा कहलवा लिया भैया। देखो ध्यान देना, खलीफा जो अपने आप को घोषित करता है वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसने सबसे पहले अपने आप को खलीफा कहलवाया था। देखो इसके बारे में और क्या खास हो सकती है? ध्यान देना दिल्ली दरबार में ऐसा बोला जाता है ये नासिरुद्दीन मुबारक शाह स्त्रियों के वेश में नशे में आ जाया करता था। कभी कभी तो ये नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाया करता था, नागो डोलिया करतो। देखो मैंने क्या बोला? औरतों की वेशभूषा में कौन आया करता था? तो वह है नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। देखो अब क्या खास है? अब कुछ खास है नहीं इस नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। ध्यान देना एक सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संत थे निजामुद्दीन ओलिया। कौन थे? निजामुद्दीन ओलिया, जो कि सूफी संत थे। इसके आग्रह को अस्वीकार कर दिया था किसने? नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। यह बोलता है कौन
सूफी संत, मैं खुद खलीफा हूं, मैं किसी सूफी संत को नहीं जानता हूं। देखो आगे क्या खास है इस निजामुद्दीन औलिया के बारे में मैं आगे और डिस्कस करूंगा। ये भी एक अच्छा योगदान है इसका। वो देखो क्या है, नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपना एक वजीर नियुक्त किया था। क्या वजीर नियुक्त किया था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। देखो ये कौन था, ध्यान देना, नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक हिंदू व्यक्ति था, लेकिन इसने धर्म परिवर्तन करते हुए अपने आप को मुस्लिम बना लिया, जिसका नाम क्या है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसको अपना वजीर नियुक्त करता है मुबारक शाह खिलजी। देखो नासिरुद्दीन खुसरो शाह कुछ दिनों तक वजीर पद पर रहता है। ध्यान दो, 1320 ईस्वी में इसका काम जचाते हुए खुसरो शाह दिल्ली का शासक बन जाता है। इसका मतलब भैया इसका काम निपटा देता है कौन? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है कौन? 1320 ईस्वी में कौन बैठ जाता है? वो बैठ जाता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसको मारकर बैठता है ये। अब देखो ये पहला मुस्लिम शासक था जो हिंदू था, बाकी दिल्ली पर शासन कर जा चुके इस मुसलमानों में सभी विदेशी मुसलमान शासक थे। ये चीज आप ध्यान रखना, पहला हिंदू मुसलमान शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है, तो वो कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी। ध्यान रखना 1320 ईस्वी में शासक बनता है। अब देखो ये क्या करता है, उसी सूफी संत किसे, जो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया, इसको क्या करता है ये? 5 लाख टका। देखो ये खुसरो शाह इस निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका भेंट करता है। क्या भेंट करता है? किसको? जो औलिया था निजामुद्दीन औलिया, इसको। देखो ये 5 लाख टका, ये टका क्या है? तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था जब हम इल्तुतमिश पढ़ रहे थे, वो गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिक्के चलाए, टका और जीतल। टका क्या हुआ करते थे? चांदी के सिक्का हुआ करते थे। जीतल क्या हुआ करते थे? कॉपर के सिक्के हुआ करते थे। तो ध्यान दो 5 लाख चांदी के सिक्के दिए गए किसको? निजामुद्दीन औलिया को। देखो ये बात पता चल गई किसको? गयासुद्दीन तुगलक। क्या? गयासुद्दीन तुगलक, इसको पता चली यह बात कि 5 लाख टका भेंट किया गया है नासिरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा निजामुद्दीन औलिया को। इसको ये बात सहन नहीं हुई, अरे ये इस 5 लाख टका को छीनना चाहता था। देखो अब आगे इन दोनों की लड़ाई होगी, इनके बारे में वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो ध्यान दो। ये गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में, क्या 1320 ईस्वी में काम निपटा देता है किसका? नासिरुद्दीन खुसरो शाह का, और अपना काम जचा लेता है दिल्ली की गद्दी पर। ध्यान दो यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे। कई बार आपको देखो 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसके बारे में देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको 4 ऑप्शनों में से ये दोनों मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। कई जगह ये मिलेगा आपको, कई जगह ये मिलेगा, तो इन दोनों में से आप क्लिक कर सकते हो। दोनों आ जाए तो ध्यान रखना इसको ज्यादा तवज्जो देना है। लेकिन कई बार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें इसको भी सही माना गया, इसको भी सही माना गया, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आए, ध्यान रखना।
अब देखो, मैंने बात कर ली लगभग खिलजी वंश का, मैंने एंड करवा दिया। काफी दिनों से खिलजी वंश चल रहा था, इसके जो शासक हुए खिलजी वंश में उनके बारे में काफी महत्वपूर्ण डिस्कस किया हमने। देखो, गयासुद्दीन तुगलक जो कि इसका काम निपटाकर 1320 ईस्वी में शासक बनता है दिल्ली का। वहां पर 1320 ईस्वी में, ध्यान दो, खिलजी वंश का अंत होता है और एक नए वंश की नींव डालता है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश की। देखो, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारी क्लास को देखो, पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को प्रेस करो। आगे आने वाली क्लासों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।